दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 9 यानी लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह एंटर ऑफ ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बरतानी की जो आमद हुई थी बर सग़ीर में, हम उसका डिस्कस करेंगे। और उन्हीं का जो इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, जो इनका असर व रसूख जो यहाँ पे हुआ वो कैसे हुआ और किस तरह हुआ, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे बच्चों और हमारे बड़ों को पता ही नहीं कि बरतानी की आमद जो बर सग़ीर में हुई वो किस तरह से हुई और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे कैसे ग्रो किया। इसको हम आज पढ़ेंगे। चलें आज को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बेटा हम लोग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जो मुग़ल एम्पायर, इनके सल्तनत मुग़ल का जो डिक्लाइन हुआ था, यानी कि उनका ज़वाल हुआ था, वो कौन से ऐसी वजूहातें थी और क्यों हुआ, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ में ना आए तो मेरे से ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज का टॉपिक है रिगार्डिंग आपके पास जो कैम्ब्रिज लेवल या खान लेवल के हिसाब से जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जा रहा होता है कि आप एक्सप्लेन करें, यानी कि आप बयान करें कि बरतानिया जब बर सग़ीर में आई तो किस तरह से उसकी आमद किस तरह की हुई और उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो ग्रो हुआ वो किस तरह से हुआ। अब जाहिर सी बात है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुतालिक आपसे पूछा जा रहा होता है तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने नोट कराओ कि जब भी आपके पास ये सवाल आता है तो बरतानिया की बर सग़ीर में जो आमद का जो सिलसिला हुआ वह जो हम लोग हमेशा सुनते भी हैं और हम लोग नोट भी करते हैं कि बरतानिया, बार बार बरतानिया की बात कर रहे होते हैं बेटा। तो बरतानिया असूलन उस वक्त के हिसाब से उस दौर में अगर 16वीं सदी में देखा जाए तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड ये सब मिलाकर बरतानिया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है बेटा। आज के हिसाब से वो यूनाइटेड किंगडम अगर हम उसको देखें तो आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है इसी को हम देखते हैं। और यहाँ पे क्वीन और किंग का कॉन्सेप्ट नहीं, मोनार्की का कॉन्सेप्ट एक आता है। अगर हमने यहाँ पे देखा हो तो वो अपने हिसाब से, अपने इलाके जात के हिसाब से अपनी अपनी ज़बानों में बातें करते हैं, लेकिन इनकी जो मेन ज़बान है, जो मेन जिस लैंग्वेज में मोस्टली वहाँ पे पीपल जो बात करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने आ गया होगा, ये पिक्चर एक सामने आ गई होगी कि बरतानिया का जब भी नाम आएगा तो वो कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो पहले यहाँ पे बर सग़ीर में आने की जाहिर सी बात है जतन कर रही होंगी, आने के लिए सबसे आगे होंगी। तो हमने अगर एक बात तो नोट कर ली होगी कि आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है तो उस वक्त जब मोनार्क में क्वीन एलिजाबेथ तो वन, ठीक है ना। देखो बेटा मैंने लिखा हुआ भी है ताकि आपको पता हो, ये वो थी जब मुगल्स का दौर जब डिक्लाइन की तरफ जा रहा था तो उस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा अहम, क्योंकि हम लोग बर सग़ीर में बैठे हुए तो वो इंडिया ही था बेटा, हिंदुस्तान था। तो पोर्तुगीज़ जो उस वक्त के थे, जो उन्होंने गोवा में आके 1510 में यहाँ पर आमद की, इनके 1510 में यहाँ पर आए और बरतानिया को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ के जो पोर्तुगीज़ में जो बरतानिया के लोग थे वो यहाँ पर आए कि वास्को डी गामा, जो आपको पता भी है बहुत ज़्यादा अहम है और आप आज देखते भी होंगे कि गोवा की तरफ बाकायदा ये पूरा एक आइलैंड नुमा एक बना दिया वास्को डी गामा का। तो ये एक बड़ा एक रुझान भी है। तो ये एक था कि उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं सदी में जब यहाँ पर आना शुरू हुई तो अपने ताजरों को भेजा। अब ये क्वीन एलिजाबेथ से बाकायदा इन्होंने इन्विटेशन लिया, एक फरमान लिया। अब वो फरमान लेके फिर यहाँ पर एक्सपीडिशन के लिए, अब यहाँ पर ट्रेडिंग का जब उन्होंने देखा कि एक बरतानिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त के हिसाब से बहुत दुनिया के तवील इलाकों में फैला हुआ था, तो यही वो रीज़न था कि जब ये इनफरादी तौर पर जब यहाँ पर इंडिविजुअल के तौर पर तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, इनके ग्रुप्स आ रहे थे। देखो ताजिरों के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं बेटा। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आज पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा ग्रुप है, दैट इज नोन एज यूनिलीवर। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो उस वक्त के दौर के हिसाब से बड़े बड़े ग्रुप्स थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी तजारत का एक अलमिया शुरू करने की कोशिश की। लेकिन वो क्या शुरू करना था, देखो ये बात याद आती है कि गवर्नमेंट, हुकूमत साथ देगी तो ही वो कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे, वरना वो कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर जो लोगो दिख रहा है, जो फ्लैग दिख रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है इसके बाद जो सबसे अहम मर्चेंट जो यहाँ पर ताजिर अपनी एक पूरा ग्रो बनाएंगे या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बेटा। इसी तरह ना EIC जब भी आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से जो पहला जहाज यहाँ पर आया उसका नाम हेक्टर था, जो सूरत में यहाँ पे लैंड हुआ। अब उन्होंने अपने यहाँ पे पूरा एक गढ़ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जाहिर सी बात है एक सही बात है, क्योंकि बेटा देखो ईस्ट अफ्रीका में EIC की जो मोनोपोली चल रही थी
वो अगर देखा जाए तो वो पहले इंडिया में नहीं है, वो ईस्ट इंडियज की तरफ गए, यानी कि इंडोनेशिया की तरफ गए। जो आपकी स्क्रीन पे आपको मैप भी दिख रहा होगा, फिलीपींस वगैरह दिखा हुआ है, यहाँ पर ये लोग आए। इन्हों की वजह से जो डच का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से शुरू हुआ। और यहाँ पे देखा कि मसाला जात, अब देखो मसाला का मतलब है तिजारत यहाँ से शुरू हुई है, मसालों पे, स्पाइसेस पे शुरू हुई है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूरोपियंस जो उस वक्त के थे उनको ये पता था कि यहाँ से हम लोग जो मुनाफा कमा सकते हैं वो किसके थ्रू कमा सकते हैं, स्पाइस के थ्रू। अब स्पाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम भी है, लेकिन अगर नोट कर लिया होगा कि सूरत में 1608 यानी कि 1608 में बाकायदा ये आमद हुई। फिर 1612 में यानी कि 1612 में उनको अलाउ किया गया यहाँ पर तिजारत के लिए। कौन, उस वक्त के जो गवर्नर थे गुजरात के, उन्होंने फरमान लिया किसके, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, शाहजहां से। सब बोलते हैं जहांगीर से शुरू किया, लेकिन बेटा असल में शाहजहां थे जिन्होंने यहाँ पर अलॉट कर दिया था। अब जब अलॉट कर दिया तो अब किसी को ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, शाहजहां ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा है कि बर्तानी यहाँ पे रूलिंग करना शुरू कर देगा, मुसलमानों का सवाल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी तिजारत के थ्रू ही आए थे ना बेटा, तो ये भी आप ज़रा सोचो ना कि हमें वो तिजारत करने से पहले लोगों को चेक करना था, उनकी सियासत को चेक करना था, वो क्या करने के लिए हैं, ये असल बात होती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था, अब वो असरो रसूख जो था वो बढ़ना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चीज़ों को मनवाना नहीं शुरू किया, गाड़ना शुरू कर दिया। अब ये गाड़ने क्या का मतलब है, झंडे गाड़ना। अब वो झंडे गाड़ने का मतलब क्या है कि अपनी चीज़ों को इतने सस्ते दामों में दे देना कि सामने वाला अच्छी चीज़ भी ले और सस्ते में मिले। लेकिन वो एक्सपोर्ट में जा रहा था हमारा सामान जा वहाँ रहा था, और वहीं से जब हमारे पास आ रहा था तो वो हमारे लिए बड़ा बेहतरीन था। लेकिन ये वो बात थी जिसके ब्याह पर उन्होंने ये सियासत चली। अब यहाँ पे 1664 यानी कि 1664 में इनका हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर का बना मुंबई में। अब इन्होंने 1690 में कलकत्ता में भी अपना हेडक्वार्टर खोल लिया जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। फिर आगे चल के जब स्पाइसेस, सिल्क या कॉटन का जब इन्होंने बहुत बड़ा ठेका ले लिया, अब ठेका लिया तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ाना भी था और एक्सपोर्ट्स भी करनी थी, इम्पोर्ट्स भी करनी थी, तो इन्होंने मद्रास में भी अपना खोल लिया। अब ये 3 इलाकों पर बैठे हुए हैं 18वीं सदी में। कौन कौन से मेजर इलाकों में इनकी जो प्रोटेक्शन हो चुकी है वो कहाँ हो चुकी है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी जो चल रही है, सदारती जो पूरा निज़ाम चल रहा है, गवर्नर निज़ाम चल रहा है, वो मुगलों के हाथ में नहीं, अब किसके हाथ में, अंग्रेज़ों के हाथ में। क्योंकि जैसी बात है बेटा, जब वो एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, जब आपको कुछ चीज़ें देंगे तो कंडीशन भी तो रखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर आपको कैसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स हमने सोच समझ के करने थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आगे बढ़ रही है, ये आप समझ गए होंगे। जाहिर बात है वो एक्सपोर्ट्स कर रही है। जब एक्सपोर्ट्स कर रही है तो बेनिफिट किसको हो रहा है, मुगलों को हो रहा है। लेकिन एक वक्त तक होगा ना कहीं वो अपना भी तो अना को ले आएंगे और अपने का भी मुनाफा देखेंगे। अब वो मुनाफा क्या हुआ कि जब पहले यहाँ पे बरतानिया है तो वो सिर्फ बेनिफिट यानी कि मुनाफा या नफ़ा सिर्फ अपने आप को नहीं, दूसरों को भी दे रहे थे, मुगल एम्पायर को भी दे रहे थे। अब तिजारत यहाँ पर जब बढ़ना शुरू हुई, गुड्स बढ़ना शुरू हुए, तो उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ाना शुरू कर दी। क्योंकि उनके पास सिल्वर कॉइन जो थे, चांदी के जो सिक्के थे, उन्होंने वो जमा करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर हम ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको भी, तहफ़्फ़ुज़ भी हमने उनको दिया हुआ है, प्लस अब पॉलिसीज़ में भी वो आ गए। तो यही वो रीज़न था कि जो एक्सपोर्ट बढ़ने थे इंडिया के हिसाब से, वो इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो गए। किसके, इंडिया के हिसाब से। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना हुआ, अब इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो गए। हमने बरामदात की जगह दरामदात करना ज़्यादा शुरू कर दिया। अब यही वजह थी, जो डायरेक्ट कंपटीशन था, जो मुकाबला था, अब हमने बरताने के साथ शुरू कर दिया। ये गलत हुआ, ये हमसे गलती हुई और हमने पॉलिसीज़ में भी उनको रखा हुआ है। फिर 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी डोमिनेंट लोग थे वो आके यहाँ पे कब्ज़ करना शुरू हो गए। उनको पता था कि अब हमने अपना यहाँ झंडा गाड़ दिया है, अब अपनी चीज़ें मनवाना शुरू करो। इसी ब्याह पर औरंगजेब ने बाकायदा 1686 में जंग लड़ी। अब किसके ऊपर आई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद लड़ी, क्योंकि औरंगजेब ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं अब हमारा जवाल आ रहा है, हमने अगर अभी नहीं सुधारा अपने आप को तो गए। यही वो रीज़न था कि जिसके ब्याह पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब औरंगजेब ने उनको शिकस्त दी मेजर इलाकों में, तो फिर उन्होंने ये समझ लिया कि अब हमसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, वक्त आने पर सॉलिडूस हम खुद भी बोलते हैं गधे को बाप बनाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो हम तो पहले ही चारे में थे, तो समझ जाओ, तो ये तो था। अब वही, अगर वो नुकसान तो चाह नहीं रहते, वो बोल रहे थे कि चलो हमने ये भी देख लिया, अब ये भी करके देख लेते हैं। तो ये भी एक ऐसा सीन था कि कहीं ना कहीं दिख रहा था। अब वही औरंगजेब ने उनको बोला, जो उनके जो असल जुर्म था उसी ब्याह पर उनके साथ ये सलूक किया गया है। जुर्म क्या था कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैक स्टैबिंग करना शुरू की। लेकिन औरंगजेब समझ गया तो हमें आगे मज़ीद समझना चाहिए था, नहीं समझे। हम लोग भी मुसलमान हैं, क्या करें, कहीं ना कहीं बहकते हैं। अब वो बहकने का अमल कहाँ से शुरू हुआ, फिर से ट्रेडिंग के दौरान ख़वातीनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया।
अब जाहिर बात है वो चालाकियाँ देखो ना, चालाकियाँ भी तो होती है ना कुछ, तो वहाँ पर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई। प्लस फिर आपको जाहिर सी बात है जो सामान महंगा बेचना चाहिए था वो सस्ता करके और मज़ीद लोगों के दरमियान बेचा, अपने आप को और मनवाया, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। इसी ब्याह पर अगर देखा जाए तो प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपियन जब लड़ाई करना शुरू की, उनको पता था पहले अपने इलाकों को अपना कब्जे में कर लें, करीब के इलाकों में, ताकि जब हम वापस से जंग करें तो हमारे लोग वापस से वहाँ पहुँच जाएँ। तो यूरोपियन नेशन ने जब देखा कि इंडिया बहुत प्रॉफिटेबल एक मुल्क है, जाहिर सी बात है अब आपको समझ में बात आ गई होगी, तो तिजारत करना ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों को पहले आप बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो ना। प्रोटेक्ट तो मुगलों ने किया हुआ था ना, अब अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू किया तो पुर्तगीज और डच को डिफीट किया बाकायदा, और फिर फ्रांस यहाँ पर आया। अब जब फ्रांस यहाँ पर आया तो 1664 तक यानी कि 1664 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तनाज़ा था हर मालिक के साथ वो ख़त्म होना शुरू हो गया। अब जब ख़त्म होना शुरू होगा तो मिलिट्री स्किल्स और बढ़ना शुरू हो गई, और उस पर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, जो आपके स्क्रीन पर आ भी रहे हैं। अब ये यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि अब उन्होंने जब फ्रांस को भी हराना एक तरीके से शुरू कर दिया, तिजारत के मामले में या मिलिट्री के मामले में हो, तो फिर बरतानिया ने अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। जब कंट्रोल जमा लिया तो अपनी आर्मी भी यहाँ पर है, तिजारत भी उनकी है। अब मुगल क्या करेंगे, अब मुगलों का क्या होना है, यही तो असल बात थी ना बेटा। यही वो चीज़ थी जिस पर बैटल ऑफ पैलेसी जो हुई वो हमें सीखना चाहिए था। ये गवर्नर ऑफ बंगाल को जब इन्होंने हराया तो हमने ये मान लिया कि अब बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन जब इंडिया में शुरू हुई कि क्या ऐसे मामलात हुए बरतानिया के साथ जो हम लोग अब आना शुरू हो गए, ये भी सोचो ना बेटा, प्लंडरिंग ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हमारे अंदर भी होना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है ख़वातीन आई, पैसा आया, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुसलमानों को निभा गई, आंखों में उतर गई, तो बेटा दगा भी तो हो जाती ना, बहुत ख़रीद लिया गया एक तरीके से। तो यही बात है। अब यहाँ पर जो एक और इंट्रोड्यूस करवा दी गई चीज़ वो क्या था, ओपियम। अब ओपियम समझ लो तो अफीम जब इंट्रोड्यूस करवाया तो जाहिर सी बात है वो अब अंग्रेज़ भी ले रहे हैं और हम लोग भी ले रहे हैं। आपको पता होगा कि एक वक्त तो बाकायदा आर्मी को बाकायदा अफीम खिला के भेजा गया है ताकि वो सुन हो गई जाए, ताकि बाद में पता नहीं चले कि वो आर्मी लड़ रही है। ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बेटा, सारी बातें डिस्कस करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझ गए हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज़ोर क्यों मिला। अब 1773 में बाकायदा रॉबर्ट क्लाइव ने भी वही नशे के हालत में आकर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जाहिर सी बात है कब तक बचेंगे लोग। बरतानिया भी तो सोचेंगे ना कि बरतानिया में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, कोई ना कोई तो मसला है। अब वो मसला बढ़ा तो ये हाल हुआ। लेकिन आपने अगर नोट करा हो कि हमारा जवाल आ चुका था, यानी कि मुसलमानों का यानी कि मुगलों का जवाल आ चुका था, क्योंकि हम लोग अपनी पॉलिसीज़ में किसको उतार गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके ज़रा हम लोग हमारे आंखों में रोशनास आ गई थी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आ गई थी। यही वो चीज़ें हैं जो हम लोग को सोचनी चाहिए थी, ये वो रीजंस थे सबसे बड़े जो हम लोग को पहले नोट करने चाहिए थे, क्योंकि हमारे को पता था बेटा कि हमारे मुगलों में पहले भी ये मसले चलते रहें, तो अब यह मज़ीद मसले बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम चीज़ों को कंट्रोल करें और इस कंट्रोल करने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाएं। जैसे हम लोग पहले तिजारत करने के लिए आए थे, हमने अपने आप को लोहा मनवाया था, तो इसी तरह वापस से हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने किसी के ऊपर भरोसा कर लिया, डिपेंडेंट हो गए वगैरह, जो आप समझना चाहो बेटा, जो आप समझना चाहो। यही वो रीज़न है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें बीच बीच में डाल देता हूँ, कुछ वीडियोस डाल देता हूँ, एंड में वीडियोस डालता हूँ ताकि आपको और मज़ीद आराम से समझ में आ जाए। कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे जान पहचान वाले भी हैं जो मैं हमेशा डाल देता हूँ, तो आप वो ज़रूर देखो बेटा। वो आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पूरी हिस्ट्री कितने में आसानी से बयानी से हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन क्या मकसद था वो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उन्होंने तिजारत की आड़ में ही अपना काम करना शुरू कर दिया था, सियासत जिसको बोलते हैं वो शुरू कर दी थी। ठीक है, अगर आज के लेक्चर में भी अगर कोई समय में ना आया तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ों का पता हो, इल्म हो या सर्वे हो तो बेटा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।